हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम और हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। तो आज की हम क्लास में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्लास 12th का। ठीक है, चलिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक, चलिए, चैप्टर नंबर 2 का नाम है। एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग है और कैपेसिटेंस पार्ट अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस दिस पोर्शन, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब जो चार्ज जो रेस्ट पे रहेंगे, क्या जो चार्ज रेस्ट पे रहेंगे, चार्ज ऑन रेस्ट, उसका पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैं? उसके पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो भी है वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब क्या बात है यहाँ से कि सब पहला जो पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करने के लिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है जनरली ये। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पता करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए ये है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो 10th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस पता होने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पता होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मालूम होने से पहले हमको वर्क डन, ठीक है, वर्क डन मालूम होना चाहिए किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली हमको मालूम यहां से शुरू करेंगे हम चैप्टर को। वर्क डन किस चीज के लिए? वर्क डन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क, किसी भी चार्ज को हम मूव करवाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन है, उससे हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने के बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी पॉइंट पे। ठीक है ना, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है वो निकालेंगे। ठीक है, चलिए, इस तरीके से है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग डालेंगे वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसी भी चार्ज को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो वर्क डन कितना होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। मान लो कोई भी ये चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड बाहर जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, हमको मालूम है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से
ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो रेडियली आउटवर्ड होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल आउट ही बाहर निकलेंगी। अब उसकी वजह से क्या होगा कि इसके पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म और होती है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। तो ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरल टर्म है उसके लिए यूज करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेशनरी कंडीशन में है तो इसी फील्ड को, अच्छा स्टेशनरी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड है उसमें किसी भी चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से अगर देखें हम लोग, तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि एक चार्ज है पॉजिटिव Q। ठीक है, इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट मैंने ले लिया R, एक पॉइंट ले लिया मैंने P। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने R, दूसरा ले लिया P। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो एक चार्ज था मेरे पास, Q चार्ज। क्या था? Q चार्ज था। वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरे को ये समझ में आता है कि रेडियली आउटवर्ड ही रहेगी, इस तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, तो मान लो कोई भी चार्ज है, मैं उसको R से P की तरफ ला रहा हूं, मतलब अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ला रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक पोजीशन कंसीडर कर लेता हूं, लेट ये पोजीशन है, यहां तक मैं उसको लेके आया था, ये चार्ज है Q, और मैं इसको छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस dr से और डिस्प्लेस करना चाहता हूं। ठीक है, मतलब मैं यहां तक तो ले आया, अब मुझे इसको थोड़ी सी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब ध्यान से अब ये लिख लेते हैं हम। कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक, due to which it produces a electric field and exert a force on test charge small q, which we want to move from R to P। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं, एक हम पॉजिटिव चार्ज Q ले रहे हैं जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से विच, ठीक है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस टेस्ट चार्ज पर, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। वी वॉन्ट टू मूव फ्रॉम R टू P, जब भी मैं इसको R से P की तरफ लाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर किधर लगेगा? इधर की साइड लगेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे तो वो इधर लगेगा इस चार्ज पे। मान लो इसको, ये छोटा सा है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। ठीक है, अब इस पोजिशन में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा है। अब ये वाला जाएगा किधर? इधर। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे लाना है इधर। किधर लाना है? इधर। और इसको लाऊंगा कैसे मैं? इसको लाऊंगा कैसे? इसके जस्ट नियर बाई इक्वल एक फोर्स लगाऊंगा, नियर बाई इक्वल एक फोर्स लगाऊंगा जिसको F एक्सटर्नल बोलेंगे। एक्सटर्नल फोर्स हम अपनी तरफ से बाहर से लगाएंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बाहर से,
और जहां पे एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ई होगा, ठीक है, लगभग लगभग, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस वजह से ये क्या है, इधर मूव तो करेगा लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो मुझे लाना है इधर, तो इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाया मैंने इधर, तो ये डी आर डिस्टेंस लगाना है ना। अब ये ज्यादा, मान लो एक सेकंड रुकिए, ये दोनों इक्वल होंगे लगभग लगभग, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे वेयर, सॉरी, एफ एक्सटर्नल, क्या चीज, एफ एक्सटर्नल, एक सेकंड रुकिए इधर कर देते हैं, एफ एक्सटर्नल यहां पे क्या है, लगभग लगभग इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, जो हमने लगाया है वी, ठीक है, हमने लगाया है ये एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए है कि ये फोर्स अगर ज्यादा लगा दूंगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल छोटा सा करवाना है इसको, मुझे लाना है यहां से यहां तक। अगर मैंने ये ज्यादा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है ये ज्यादा भी डिस्प्लेस कर जाए, इस वजह से ये फोर्स लगभग लगभग इसके इक्वल होगा कि भाई खाली इसको डिस्प्लेस कर सके ये, ठीक है। और इतनी बहुत छोटी डिस्टेंस है, ये डी आर लगा देते तो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, इस वजह से ये इतनी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, इतना सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, बिल्कुल नियर बाई इक्वल, समझ में आता है। तो मैं इसको नियर बाई इक्वल ले सकता हूं। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है और दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों का नेट फोर्स निकालूं तो लगभग लगभग जो एफ नेट आएगा दोनों का, दोनों माइनस होंगे तो आपस में लगभग जीरो दे देगा कि नहीं दे देगा। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक इधर पकड़ के खींच रहा है एक इधर, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा लगभग लगभग जीरो आएगा। तो एफ नेट कितना है, लगभग लगभग जीरो है। अच्छा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट मास, इस चार्ज का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इक्वल्स टू लगभग लगभग जीरो। तो इस पे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ना वो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि मास का डिवाइड होएगा तो जीरो। तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है ना ये चार्ज नेट एक्सेलरेशन, इस पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, नॉन एक्सेलरेटिंग है ये। क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग है, ठीक है। नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड में क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब उसकी स्पीड बहुत पहले ही बहुत स्लो थी, क्योंकि फोर्स बिल्कुल छोटा है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड है और इनफाइनाइटली स्लो चेंज हो रहा है उसमें, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड, ये बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। यहां ये दो बातें ध्यान रखिए कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, अप्रोक्सीमेटली जीरो एक्सेलरेटिंग है, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग है। इसके बाद में इसकी जो स्पीड है वो इनफाइनाइटली स्लो है, बिल्कुल, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है ना इसके ऊपर, वो जो नेट फोर्स आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, जीरो। इसी फोर्स से मूव करिए, जब फोर्स ही जीरो है तो उसके ऊपर मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, उस पर आप फोर्स ही नहीं लगाओगे तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो। चलेगा तो सही है, लेकिन बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली स्पीड उसकी जीरो के आसपास रहेगी एंड कांस्टेंट रहेगी, वो भी जितनी भी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, नॉन एक्सेलरेटिंग बता दिया, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब भी नॉन एक्सेलरेटिंग ही है, ये ध्यान रखना। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है इस केस में, तो क्योंकि एक ही तरफ जा रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये भी जो होगा, ये जो चार्ज चलेगा ना यहाँ से, वो नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है वो लगभग जीरो है, इस वजह से एक्सेलरेशन वहां पे जीरो है, तो नॉन एक्सेलरेटिंग हो गया। तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड हो गई। और दूसरी बात क्या होगी, ये इनफाइनाइटली स्लो है क्योंकि छोटा फोर्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये तो कंडीशन पूछता है कि कैसे कैसे है। चलिए अब ध्यान से देखें, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है। सर क्या निकालना है, इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में जो वर्क डन होगा ना वो निकालना है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड मूविंग ए चार्ज दिस डिस्टेंस, दिस टू दिस डिस्टेंस,
तो एक बात बताइए, ये जो फोर्स लगाया है ये बिल्कुल छोटा है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो बिल्कुल छोटा आएगा, है ना। तो नेट फोर्स जो बिल्कुल छोटा आएगा तो वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या करेगा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करेगा तो छोटा सा वर्क देगा, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स देखो ध्यान से, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट छोटी सी करनी है तो वहां पे वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बताइए फोर्स कौन सा है, एफ एक्सटर्नल है, क्या है, एफ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वर्क डन को मैं डी डब्ल्यू लिख रहा हूं, फोर्स कितना है, एफ एक्सटर्नल। अच्छा, फोर्स की कोई डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, ठीक है, लिख लो अभी तो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी आर हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, है ना, इससे ये वाला फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन ये क्या है, मैंने सॉल्व करके लिखा है, इसको थोड़ा सा आप देखिए, ये बेसिक से है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिखूं तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा, ऐसे तो लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ऐसे तो होता है, ठीक है। यहां पे कॉस थीटा क्या है, डी आर और एफ एक्सटर्नल के बीच में डायरेक्शन है, ठीक है। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन किधर है, इधर, और डी आर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर ही तो हो रहा है, तो डायरेक्शन इसके भी इधर है, तो एफ एक्सटर्नल भी इधर है, डी आर भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इसके और इसके बीच में एंगल हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस जीरो, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी आर, ये तो हुआ। तो ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, तो एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, हमको ये फॉर्मूला दे रखा ना, ये एफ एक्सटर्नल और एफ ई दोनों लगभग बराबर है, मैंने बोला आपको ये यहां से, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, सिंस एफ एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ई, सही बात है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको 1 डाल देते हैं, पुट इन 1। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखिए, एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन किधर है, इधर, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो फोर्स एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ ई तो होगा, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इस वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यहां मैग्नीट्यूड सेम किया है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस वजह से क्या होगा कि अगर अब मुझे इसको यहां पुट करना है तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ई डी आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, है ना, वो नेगेटिव हो रहा है सर। क्या हो रहा है, नेगेटिव, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट। एक्चुअली में हो भी ऐसे रहा है, तो डी आर इधर है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, ठीक है। तो ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा, ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा। यहां तक आता है आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। देखिए, अब ध्यान से देखिए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ ई डी आर, यही है। चलिए, मुझे क्या चाहिए, आपको फोर्स कहां से कहां तक का, वो वर्क कहां से कहां तक, यहां से यहां तक के लिए थोड़ी,
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस पाथ का और उसमें जो वर्क हुआ है ना उसको निकाला, तो छोटा वर्क ये है, और छोटे वर्क से ऐसे स्मॉल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो बड़ा वर्क आ जाएगा ना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट को जोड़ने के लिए जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन, मतलब छोटे से का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां से यहां तक में जो भी वर्क होगा वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ ई डी आर, कहां से कहां तक, आर टू पी, आर टू पी लिमिट लगाएंगे, ठीक है। चलिए डी डब्ल्यू तो कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया आर से लेके पी तक सर, कि ये वर्क हो गया टोटल वर्क टू मूव इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये जो फोर्स आता है, ये जो आता है वो आर टू पी एफ ई डी आर, इसको इतना ही लिखते हैं अपन, ठीक है। अगर इसको एक्सटर्नल वर्क की फॉर्म में लिखे ना तो माइनस एफ ई को हटा दो और एफ एक्सटर्नल लगा दो। देखो माइनस एफ ई की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्सटर्नल। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर टू पी माइनस एफ ई को हटा दो तो माइनस हट जाएगा, एफ ई हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है। तो ये वर्क होगा इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम आर टू पी, ठीक है। क्यों, चार्ज को मूव करवाने के लिए आर से पी तक, किसके अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में जो मूव करवाने के लिए जो वर्क होगा वो ये होगा। यहां तक मेरे को समझ में आता है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये वर्क डन है ना। अच्छा ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, इसी को मैं एक बार इधर बना रहा हूं, ये R है, ध्यान से देखिए R है, ये P है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये दो पॉइंट्स है मान लिया जिनके बीच में डिस्टेंस dr थी, ऐसा, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट पे इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो यहां ये रुक के खड़ा होगा ना उस टाइम पे, एग्जैक्टली देखा जाए तो। अच्छा शुरू से ले लो, ध्यान से सुनना, यहां जब ये चार्ज क्यू था पहले यहीं रहा होगा, उसके बाद में क्या है, अब इस केस में ध्यान से देखें, अगर यहां इस केस में ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है ना। इस केस में इसके ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे। अब मेरे ख्याल से कोई भी चार्ज रखा है और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाले भाई साहब को उधर भग जाना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता, होना चाहिए ना। हाँ, तो कोई भी चार्ज है वो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस चार्ज को उधर जाना चाहिए, लेकिन ये यही था। इसका मतलब या तो किसी ने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, या फिर खुद से खड़ा है। तो ऐसा इसलिए है कि इस चार्ज के पास कोई ना कोई एनर्जी है। क्या है, कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए है, ठीक है। मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लग रहा है, जबकि उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो वही है, मतलब पोजीशन को होल्ड किए हुए है, पोजीशन को होल्ड किए हुए है, मतलब किसी पोजीशन में बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके वो ऐसा क्यों हो सकता है कि इसके पास कोई एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को उस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी है जिसके वजह से ये अपनी पोजीशन को होल्ड किया है, उस पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही बात है, ठीक है। अब भले किसी ने इसको पकड़ के रखा हो, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, कभी भी पढ़ा हो, 9th 10th में पढ़ते हैं, तो वो होता है ना ऐसे तीर
धनुष, धनुष होता है, हाँ, धनुष को ऐसे पकड़ के रखते हैं तो ऐसे कहते हैं कि उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है ना। तो इस पोजीशन पे अगर मैं उसको छोड़ दे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन तक लाने पे इसमें एक पोटेंशियल, इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए इसके पास एक एनर्जी होनी चाहिए अगर वो इस पोजीशन में रहना चाहिए चाहता है तो, ठीक है। तो इस उस एनर्जी, उस पोजीशन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इस चार्ज के साथ भी यही है कि यहाँ जैसे जैसे इसको, ये इसके पास कोई एनर्जी है जिसकी वजह से इसने पोजीशन होल्ड कर रखी है तो उसको इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगेगा ना क्योंकि चार्ज यहाँ है हमारे पास, यही बना रहा हूँ मैं दोबारा, ठीक है। तो अब मान लो जब जैसे इसके पास आएगा, ये बताओ यहाँ आ गया ये, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और भी तेज लगे क्योंकि जब पास में आ रहा है सोर्स के, सोर्स चार्ज के पास में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं घटेगी, तो आस पास में आएगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा या फिर ऐसे, तो ये मान लो इधर आया, अच्छा ऐसे ही कर करके पी पे आ गया, तो पी पे ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करके ही तो आया होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास में ऐसे जाता आएगा पास में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर बढ़ेगी। तो इसको अपनी पोजीशंस होल्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ एक एनर्जी कुछ भी चाहिए, लेकिन मान लो एक इंटरमीडिएटरी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ आया, अब इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके पास में आ गया ये चार्ज, इस वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा इस केस में, तो इसको पोजीशन होल्ड करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए इस केस में, इस वाले केस में। इस वजह से क्या होगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से, ये हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है ना। तो मान लो जैसे यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यहाँ तक आया है, जो हम लेके आए हैं, देखो यहाँ से पटक पटक के ऐसे, ठीक है। तो हम लेके आए हैं, तो हमने क्या किया है कि वर्क किया है, यहाँ किया कि नहीं किया। मैंने क्या बोला कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, वो ये वर्क है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहां से जब यहां तक इसको लाते हैं तो ये जो वर्क हम लोग करते हैं ना एक्सटर्नली इस पे, ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो ध्यान रखना, वर्क एंड एनर्जी कन्वर्टेबल होती है एक दूसरे में। क्या होती है, कन्वर्टेबल होती है। फिर या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन होगा, जो एक्सटर्नल हम करेंगे इसके ऊपर, वो इसमें क्या होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो ध्यान से, यहां कुछ एनर्जी थी, अब मैं इसको ऐसे से लेके आया और यहां लाया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले के हिसाब से बढ़ गई ना, क्योंकि ये जो वर्क हुआ है वो स्टोर हो गया इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और वर्क और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि हम यहां से यहां तक भी लाएंगे ना, तो ये पूरा वर्क करना पड़ेगा मुझे ज़्यादा, तो ये सारा वर्क यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ की, कि देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पुरानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ का, यहाँ ये बीच में कुछ वर्क किया है वो भी तो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस ये इसमें यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये जो वर्क हुआ है वो। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये बात है कि पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको अच्छे से समझना है इस बात को। तो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की P पॉइंट पे UP है और R पॉइंट पे क्या है, UR है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें हम, तो यहां से और यहां तक जितना वर्क किया है वो किसके फॉर्म में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही वर्क हुआ है। मतलब जितना हमने यहां से यहां तक वर्क किया है उतना ही इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि जो वर्क हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे, आप लोगों को ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए था ऐसे। तो लिखिए, इस पॉइंट को यहां से लिख लेना, दिस वर्क stored in charge in form of potential energy।
ये जो जितना भी वर्क करूंगा मैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। दैट मीन्स दैट इज WRP वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P इज इक्वल्स टू UP माइनस UR, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस। मैंने बोला ना वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। और वो कितना है, जो भी है यही है ना, इतना लिख सकते हैं, डेल यू लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में ये पोटेंशियल, अच्छा इसके बाद में, ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मालूम चल गया हमको। इसके बाद में क्या चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये भी हो गया कि R पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, P पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, और इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब ये भी तो होता है कि जैसे जैसे हम इधर आते जाते हैं अलग अलग वर्क होता है, और वो वर्क किस में स्टोर होता जाता है, अलग अलग के स्टोर होता जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन मूविंग ए चार्ज, potential energies are different for different positions, of चार्ज। कि जो चार्ज की डिफरेंट पोजीशंस हैं इस पाथ में, उन पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज हैं। क्या क्या है, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन हमने निकाला है इससे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी, अच्छा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोला है हमने। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 2-4 चीजें और हैं, उसको और देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो हमने वर्क डन निकाल लिया है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही तो है, तो इसको लिख लेते हैं हम यहां से। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द वर्क डन, क्या हुआ, इट इज द work done in moving a test charge, moving a charge from 1 point to another point in इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन अगर पूछे, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड, लिख लो, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग ए चार्ज, किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन रिक्वायर होगा, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन एन लिख लो, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दो, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उसके ऊपर करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हमने प्रूफ कर दिया है कि वो वर्क डन रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए एक बार। अच्छा ये बात बताइए यहां से
ये नोट करके लिखिएगा। नोट कैसे लिखते हैं? इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है कि यहां से यहां तक जो वर्क डन हुआ है, क्या हुआ है, यहां से यहां तक जो वर्क डन हुआ है वो देखो ध्यान से, WRP इक्वल टू है UP माइनस UR, यही तो हुआ है, UP माइनस UR, यही तो बोला हमने। तो ध्यान से देखिए कि यहां पे ये जो वर्क डन है ना वो डिपेंड कर रहा है केवल और केवल दो पॉइंट्स पे, P और R पे। तो इनिशियल, तो वर्क डन यहां से यहां तक का जो हुआ है वो दो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, R पे और P पे, जबकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल जो पोजीशंस थी वो भी थी, सब थी, लेकिन इनके किसी भी, इसके जो यहाँ जो पाथ है, इस पाथ के किसी भी और पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उनकी पोटेंशियल एनर्जीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से जो वर्क डन होगा ना वो केवल और केवल जो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजिशंस पे डिपेंड करता है कि हम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होगा, इट इज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है, नॉट ऑन पाथ। इसको सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो वर्क डन होगा वो पाथ फंक्शन नहीं होगा, पॉइंट फंक्शन होगा। पॉइंट मतलब दो पॉइंट्स पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो लिख देंगे वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन is not a path function, not a path function, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, and it only depends on point, initial and final points, initial and फाइनल पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये जो वर्क डन है ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन है इस केस में, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, यहां देखो ध्यान से, यहां पोटेंशियल एनर्जी UP माइनस UR निकाला है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये बात करते हैं कि इन सिचुएशंस में ओनली पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट का मतलब जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज significant, but potential energy is not significant, क्या बोला, मेरी बात सुनिए, इसने ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा ना वही हमको वर्क डन देता है और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है किसी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही सिग्निफिकेंट है, मतलब उसी की जरूरत है और उसी को हम काउंट करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में होगा वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन उस किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नहीं तो देखो हर पॉइंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, UP UR, यहाँ इस पॉइंट की कोई अलग पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मान लो Q है तो UQ, तो इसकी कोई इज्जत है क्या यहाँ पे, तो इस तरीके से सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की कोई इज्जत नहीं है, केवल और केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की इज्जत है, ठीक है।
ओनली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख लो, ओनली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सिग्निफिकेंट। केवल पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ही है वो सिग्निफिकेंट है, बट मतलब वही तो वर्क डन देता है इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट लिख लो, एट ए पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की इज्जत नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, वो कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि वो हमको वर्क तो देगी नहीं, वो तो उस चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसका कोई इज्जत नहीं है। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, जिसकी वजह से हम ये बता सके कि उसमें कितना वर्क हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखो इसको इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक चीज़ और दे रखी है कि मान लो डेल यू इक्वल्स टू यूपी माइनस यू आर है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अभी मैंने मान लिया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, वापस बना लेते हैं। देखो ये पॉइंट है यहां से यहां तक, ये आर है, ये कौन सा है, पी है ना। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि अभी जो हमारे पास केस है उसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू आर है और यहां पोटेंशियल एनर्जी यूपी है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर देता हूं जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूं। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, डेल यू आ रही है ना, वही यूपी माइनस यू आर। अब मान लो इसमें थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐड कर देता हूं, तो मैंने यहां ऐड की, मान लो अल्फा ऐड कर दिया, तो यहां भी अल्फा ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इसके साथ जाती है, इस वजह से ये अल्फा भी इसके साथ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यू यहां अलग हो गई इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अलग हो गई, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो गई पहले के हिसाब से। यहाँ यू आर प्लस अल्फा हो गया, यहाँ यूपी प्लस अल्फा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी इस केस में देखो पोटेंशियल एनर्जीज पॉइंट की अलग अलग है, तो ध्यान से देखें। तो इस वाले पहले वाले केस में ये था, अब वाले केस में क्या है कि अब मान लो ये इस तरीके से यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा। अब इसको तो जब सॉल्व करूंगा तो मैं यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर माइनस अल्फा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो फाइनल आंसर तो यूपी माइनस यू आर ही आ रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस उतना ही रहेगा कि कितना ही, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वही रहेगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी जो इंडिविजुअल पॉइंट्स की वो कितनी ही बदल जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक चीज़ दे रखी थी उसमें एनसीईआरटी बुक में, तो मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है, हमने ये सोच लिया है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की मैं पोटेंशियल एनर्जी को मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, सो वी कैन टेक, वी चूज, हम चूज कर लिया, वी चूज क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जब अभी बोला ना ये बात कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो मैं इनफाइनाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेता हूं सर, भाई उसकी इज्जत ही नहीं है, तो क्या मतलब है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी टेक्स वी चूज 0। इसका मतलब मान लो अगर ये इफ जो r है वो टेंड करता है इन्फिनिटी को, कि ये r है ना, ये वाला पॉइंट, ये r इन्फिनिटी पे चल जाता है, तो देन यहां पे u r क्या हो जाएगा, u इन्फिनिटी हो जाएगा, और u इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो 10th क्लास में हम लोगों ने इसको अजम्पशन लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होगी, 0। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब तो एक चीज और हो गया यहां से, मैंने क्या पढ़ा, वर्क डन निकाला था ना हमने, क्या निकाला था, WRP इक्वल्स टू क्या निकाला था, UP माइनस UR, ऐसे तो निकाला था।
है ना, ये तो थी, देखो पीछे घुमा के, ठीक है। तो आर की जगह तो मुझे क्या लिखना है यहाँ, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टू पी और इनफाइनाइट। अच्छा यू इनफाइनाइट तो हमने अभी बताया ना कि क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि W इनफाइनाइट P इक्वल्स टू UP, ये तो आ रहा है। W इनफाइनाइट टू P, अगर मान लो कि ये चार्ज ये इनफाइनाइट पे है, अगर ये R इनफाइनाइट पे है, तो इसको मैं P पॉइंट तक लाऊंगा, तो जो वर्क डन स्टोर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट P। इसका मतलब हमको पोटेंशियल एनर्जी एट P पे निकालने का जो तरीका है वो मिल गया है। क्या कि अगर मैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाता हूं जहां की मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना मुझे, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या, ये सिचुएशन मैं समझा देता हूँ। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसा। अब क्या है कि इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम ला रहे हैं, Q को, ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम ला रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं जिस पे पॉइंट है P। तो यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में एक वर्क डन करना पड़ेगा जिसको हम W इनफाइनाइट P बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये जो W इनफाइनाइट P वर्क डन होगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो यही होगा UP, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसको, इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या डिफाइन कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट लिख लो। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड, इज द वर्क डन रिक्वायर्ड in bringing a charge Q from infinite to infinite to the work done required in bringing a charge point to that point लिख लो, ठीक है। वापस पढ़ते हैं, इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं क्या कर लूं, इट इज द, ये क्या होगा, ये वर्क डन रिक्वायर्ड होगा इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया काम, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको वापस लिख सकते हो, W इन्फिनिटी P UP, ये चाहो तो ये फिगर बना लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन हमने लिखी कि कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम उसको ला रहे हैं, तो उस पॉइंट, मान लो इसकी चाहिए, तो आप क्या करो कि कोई भी चार्ज है उसको Q पॉइंट इन्फिनिटी पे ले जाओ, मतलब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर ले जाओ और वहां से उस चार्ज को लेके आओ यहाँ तक। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना हमको यहाँ तक लाने में, वो जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अब मैंने बता दिया कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसके बाद में मेरे ख्याल से अभी बहुत इतना, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like it and share and subscribe. Okay, thank you, that's all for today. Thank you.